अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारा नॉलेज एक जगह रुका हुआ है। आप कहेंगे कि ये आपने कैसी बात कर दी, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक मॉलिक्यूल की जिसका नाम है कैफीन। कैफीन एक मॉलिक्यूल है जिसमें 24 एटम्स मौजूद हैं। और जब भी हम कैफीन को मॉडल करने की बात करते हैं, जब भी हम ये चाहते हैं कि इन सारे एटम्स का इंटरेक्शन देखें, इनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका इंटरेक्शन देखें, इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स को देखें, प्रोटॉन्स की स्टेट्स को देखें, इस पूरे मॉलिक्यूल को पूरे तरीके से हम बयान कर सकें, एक एक स्टेट के बारे में हमें पता हो, तो हम समझते हैं कि हमें उसके लिए कंप्यूटर बनाना चाहिए। और वो कंप्यूटर अगर डिजिटल कंप्यूटर होगा तो आपके ख्याल में वो कितने साइज का बनेगा? मैं आपको कोट कर रहा हूं नासा की एक डॉक्टर का, जिन्होंने टेड टॉक में ये बात कही थी कि अगर हमें कैफीन के मॉलिक्यूल को पूरे तरीके से डिकोड करना और समझना उसके इंटरेक्शन को, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हमें चाहिए, जो बनाया जाएगा, उसका साइज हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के बराबर होगा। जी बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि ये उनके अल्फाज थे। हमें इतना बड़ा कंप्यूटर चाहिए सिर्फ एक कैफीन को, जो कि कॉफी में मौजूद होती है, उसके मॉलिक्यूल को डिकोड करने के लिए और उसको समझने के लिए। इसी वजह से हम केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अब एक लेवल पर रह चुके हैं। हम उससे आगे तरक्की नहीं कर रहे, बढ़ नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग पावर नहीं है, हमारे पास बड़े कंप्यूटर्स नहीं है। वो कंप्यूटर जो कि आयरन एटम को भी डिकोड कर सकें, वो कंप्यूटर्स जो कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, अलॉयज को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रॉपर तरीके से डिकोड कर सकें। तो एक तो हमारा नॉलेज बेस रुका हुआ है। हम जब भी क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त भी जो क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद हैं, वो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि वो इंडस्ट्री में कहां कहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उससे आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एक कंपनी की तरफ जिसे कॉनकॉर्ड कहा जाता था। कॉनकॉर्ड जहाज आपको याद होंगे, जब ये जहाज उड़ते थे तो इनकी आवाज, इनकी जब स्पीड है, ये स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती थी, तो इनकी आवाज की वजह से शीशे टूट जाते थे। ये जहाज इसलिए बैन कर दिए गए क्योंकि नीचे जितनी भी इमारतें थी वहां पर सोनिक बूम की वजह से, क्योंकि जब भी कोई चीज स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज से उड़ती है तो ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, सोनिक बूम कहते हैं। मैं इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूं जो कि शीशे तोड़ देती है। और बाजू का तो आम जहाज, जो हमारे जंगी जहाज होते हैं, वो भी ये काम कर देते हैं। और हम सुनते हैं खबरों में कि जी इस्लामाबाद में घरों की, इमारतों के शीशे टूट गए। ये कंपनी अब सुपरसोनिक जेट बनाने जा रही है, और ऐसा जेट बनाने जा रही है जो कि यूएस से जापान तक 3 घंटे में जाएगा। अब जब हम सुपरसोनिक जेट बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे बड़ा मसला सोनिक बूम का होता है, और उसके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इसके विंग के डिज़ाइन को और इसकी बॉडी के डिज़ाइन को और एयर फ्लो को इस तरीके से देखा जाए कि किसी भी तरीके, उनका जो भी इंटरेक्शन हो उसमें सोनिक बूम ना पैदा हो। और फिर ये जहाज जितनी तेजी से भी जाएगा, इमारतों के शीशे महफूज रहेंगे। तो सोनिक, सुपरसोनिक जेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, और वो सारी की सारी रिसर्च क्वांटम मैकेनिक्स के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए की जा रही है। मैं आपको लेकर चलता हूँ इलॉन मस्क साहब ने पिछले महीने में, कुछ महीनों पहले अप्रैल में, स्टारशिप का एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो सका। स्टारशिप उनका सबसे बड़ा रॉकेट है जो कि इंटरप्लैनेटरी रॉकेट डिजाइन है। यानी उसका मतलब यह है कि वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर लोगों को लेकर जाएगा, और इसकी जो हाइट है वो 40 मंजिला इमारत के बराबर है, 40 स्टोरीज है इसकी। तो इतना बड़ा रॉकेट है, और इसे अब डिजाइन किया जा रहा है क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए। इस रॉकेट को, क्योंकि इसे हमने अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लेके जाना है, इतना मैसिव रॉकेट है, इसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर लेके जाना है, तो इसके डिजाइन के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं कार इंडस्ट्री में, मर्सिडीज की तरफ। और मर्सिडीज अपनी आने वाली गाड़ियों का जो डिजाइन है, यहां पर मैं आपको बड़े लेविश किस्म के डिजाइन उनके दिखा रहा हूं।
वो डिज़ाइन भी क्वांटम कंप्यूटर की मदद से बनाए जा रहे हैं। आपका सवाल जेन्युइन होगा कि जी क्वांटम कंप्यूटर तो अभी प्रॉपर तरीके से आए नहीं, लेकिन हम कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स को अभी भी दे सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर ना तो अभी इतने इंटेलिजेंट हैं और ना ही अब इतने पावरफुल है कि वो पूरी गाड़ी को डिज़ाइन कर सकें, लेकिन डिज़ाइन के कुछ हिस्से हम क्वांटम कंप्यूटर्स को दे पाएंगे और वो हम दे रहे हैं, और उसके ज़रिए हम गाड़ियों को डिज़ाइन कर रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हमें पता था कि बिजली ना भी हो, सोलर पैनल्स हमें बिजली देंगे। अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन सोलर पैनल्स आज भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जो कि हमें बताया गया था। आखिर क्या वजह है कि सोलर एज कभी भी आई नहीं, सोलर एज उस तरीके से गालिब नहीं आई, और उसकी वजह सोलर पैनल्स हैं? नहीं, सोलर पैनल्स तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, आज वो 20% के करीब एनर्जी दे रहे हैं, और फ्यूचर में मैं वीडियोस बना चुका हूं कि वो 40 से 45 और 50% तक एनर्जी हमें देंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला सोलर पैनल्स का है वो है पावर स्टोरेज का। यानी दिन को आप जो पावर लेते हैं, पावर स्टोर करते हैं, वो रात को यूज़ की जा सके, और उसके लिए हमें ज़रूरत है बैटरीज की। बैटरीज पर मोर्स लॉ अप्लाई नहीं करता, यानी हर 18 सालों के बाद बैटरीज डबल प्रोसेसिंग की या दोगुनी ताकत की नहीं होती। तो बैटरीज एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से सोलर एज नहीं आ पाई, और अब क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम बैटरीज को बेहतर बनाने के लिए। बैटरी के अंदर जो इंटरेक्शन है वो क्वांटम कंप्यूटर के साथ मॉडल किया जा सकता है, यानी जब मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसे हम क्वांटम कंप्यूटर के साथ मॉलिक्यूल्स को मॉडल कर सकते हैं, और फिर हम सुपर बैटरीज बना सकते हैं। तो सुपर बैटरीज को बनाने के लिए भी क्वांटम कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और आने वाले वक्तों में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जर्मन्स ने हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर दी। मैं आपको यहाँ पर जर्मन का डिज़ाइन किया हुआ एक प्लांट दिखा रहा हूँ जो कि फर्टिलाइज़र प्लांट है, और फर्टिलाइज़र के आने से ग्रीन एज आई, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स और फसलें कल्टीवेट हुई, बहुत ज़्यादा पैदावार हुई और ग्रीन एज आई। आज भी एक तहकीक के मुताबिक हमारे अंदर 50% जो एटम्स हैं वो कहीं ना कहीं इन फर्टिलाइजर्स के साथ कनेक्टेड हैं इनकी वजह से। और ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन के ज़रिए हवा से नाइट्रोजन लेकर हमें फर्टिलाइज़र देते हैं। लेकिन इसी प्रोसेस में ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है। और उसके साथ साथ पूरी दुनिया का 1% जो बिजली है, एनर्जी है, वो भी ये इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में जितनी कंजम्पशन है उसका 1% फर्टिलाइज़र प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। क्या हमारे पास कोई और तरीका है कि हम फर्टिलाइज़र्स को बना भी सकें और हमें इतने ज़्यादा पापड़ भी ना बेलने पड़े? कुदरत फर्टिलाइज़र कैसे बनाती है? तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कुदरत के क्वांटम कंप्यूटर की तरफ। कुदरत में रूम टेम्परेचर पर फर्टिलाइज़र बनाई जा सकती है, और वो फर्टिलाइज़र बनाती है पौधों के सेल्स में मौजूद एक एंजाइम। ये एंजाइम रूम टेम्परेचर पर काम करती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पौधे रूम टेम्परेचर पर क्वांटम कंप्यूटर्स के तौर पर काम कर सकते हैं, तो ये एंजाइम भी रूम टेम्परेचर पर काम कर सकती है और फर्टिलाइज़र बनाती है। और इस एंजाइम को अब हम सीक्वेंस कर चुके हैं, यानी हम इसके बारे में अब जान चुके हैं। डिजिटल कंप्यूटर के जरिए इसको नहीं मॉडल किया जा सकता था इस एंजाइम को, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के जरिए हम इस एंजाइम को मॉडल कर सकते हैं। और अगर हम क्वांटम कंप्यूटर के जरिए इस एंजाइम को मॉडल कर सकते हैं तो फिर हम इस एंजाइम जैसे फर्टिलाइज़र प्लांट भी बना सकते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर ग्रीन हाउसेस पैदा किए बगैर काम कर सकते हैं। और बड़े बड़े फर्टिलाइज़र्स के जो प्लांट हैं उनके लिए फ्यूचर इस तरफ हमें नज़र आता है। जब भी कोई जर्म आता है जिसकी हमने मेडिसिन बनानी होती है, तो आपके ख्याल में हम उस जर्म की मेडिसिन कैसे बनाते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? हम एक लैब में लातादाद पेट्री डिशेज लेते हैं, उसके अंदर हर पेट्री डिश में वो जर्म को छोड़ देते हैं, उस माइक्रोब को छोड़ देते हैं, और फिर उसके साथ केमिकल एक केमिकल डालते रहते हैं, और फिर देखते हैं कि इन तमाम पेट्री डिशेज में कौन सी ऐसी पेट्री डिश है जिसमें वो जर्म मारा गया।
और फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये केमिकल है जिससे इस जर्म का मुकाबला किया जा सकता है, और फिर हम उसे ले चलते हैं अपनी आगे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए या एंटीवायरल बनाने के लिए, मुख्तलिफ मेडिसिन बनाने के लिए। क्या ये तरीका बहुत ज़्यादा अक्लमंदाना तरीका है? ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है, बड़ा सिंपल है। लेकिन अब क्वांटम कंप्यूटर हमें ताकत दे रहा है कि हमें ये काम एक्सपेरिमेंट लैब में करने की ज़रूरत नहीं है हज़ारों पीटरी डिशेस के साथ, बल्कि इस किस्म के प्रोसीजर्स का खात्मा कर दिया है क्वांटम कंप्यूटर ने, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें अपने अंदर मॉडल कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर ये सारा काम अपनी मेमोरी में कर सकता है। हम अगर उसे बताएंगे कि ये जर्म है तो वो उस जर्म को भी मॉडल कर सकता है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ केमिकल्स को जब उसके साथ किया जाएगा, इंटरेक्ट कराया जाएगा, तो वो केमिकल के आइटम्स को, मॉलिक्यूल्स को भी मॉडल कर सकता है, और वो उनके इंटरेक्शन को भी, मॉलिक्यूल्स को के इंटरेक्शन को जम के बना सकता है, मॉडल कर सकता है। तो हमें एक कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए पता चल जाएगा कि इस जर्म के साथ कौन सी ऐसी केमिकल्स हैं जो कि इंटरेक्ट करके इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमें बहुत बड़ी लैब्स की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा काम हम सिमुलेशंस में कर सकते हैं। इंसान शायद वो वाहिद मखलूक है जो कि यूरेनियम के ज़रिए एनर्जी हासिल करता है, और वो भी फिशन रिएक्शन। अगर हम कायनात में देखें तो इस निज़ाम में हमें हर जगह पर फ्यूजन रिएक्टर्स नज़र आते हैं। हम सूरज की तरफ देखें, हम बड़े बड़े सितारों की तरफ देखें, तो जहां पर भी एनर्जी नज़र आती है वो फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए आती है। हमें भी अब फ्यूजन रिएक्टर्स की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये एक कुदरत का तरीका है, ये एक नेचुरल वे है जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा एनर्जी और क्लीन एनर्जी हासिल कर सकते हैं। फ्यूजन रिएक्टर्स पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन जो बहुत बड़ी कबाहत है इसमें वो ये है कि जब प्लाज्मा को कंट्रोल करना होता है, जब हाइड्रोजन गैसेस को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, प्लाज्मा बन जाता है और उसको कंट्रोल किया जाना है, तो वहाँ पर आम कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते। हमें ऐसे कंप्यूटर्स चाहिए जो कि बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीक बीनी से इस प्लाज्मा को कंट्रोल कर सकें, और यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर्स का अब सहारा लिया जा रहा है और उनसे मदद ली जा रही है कि वो इस प्लाज्मा को कंट्रोल कर सकें। बिग बैंग के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि हम ये जान सकें कि बिग बैंग कैसे हुआ था और कायनात की शुरुआत कैसे हुई। ये सारे एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ी लैब में हो रहे हैं जिसे सर्न कहा जाता है, जो कि जिनेवा और फ्रांस में मौजूद है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों में मौजूद है। इस लैब में अब क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जब दो प्रोटॉन्स को आपस में टकराते हुए देखा जाए और उनको एनालाइज किया जाए, तो उनकी जो टक्कर है, उनकी जो कोलिजन है, उसको हम स्टडी कर सकें। और वो स्टडी करने के लिए अब हम क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डाटा है। 2026 में एक मेजर अपग्रेड भी हो रहा है सन में, जिसमें इसे क्वांटम अपग्रेड कहा जाता है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ जगह पर क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है जो कि इस किताब में उस तरीके से डिस्कस नहीं हो पाई, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेगी तो ये दोनों पावरफुल टेक्नोलॉजीज कहाँ तक लेके जाएंगी। आज हम जानते हैं कि चैट जीपीटी हमारे पास मौजूद है और वो आम कंप्यूटर्स पर इस तरीके का काम कर रहा है कि हम हैरान हैं। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर ऐसे सॉफ्टवेयर्स के पास होगा तो उस वक्त उनकी पावर कितनी बढ़ जाएगी। और क्वांटम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कॉम्बिनेशन, ये फ्यूजन कितना हौलनाक हो सकता है, इस पर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाने का इरादा रखता हूं। लेकिन आज हम इस सीरीज़ को ख़त्म करते हैं जो कि थी क्वांटम सुपरमेसी की, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटेशन की हिस्ट्री क्या थी, फिर क्वांटम कंप्यूटर्स में हम कहां पर खड़े हैं और इनका इस्तेमाल आगे कैसे किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।